Welcome to Penal's Excellence, a great learning platform committed to excellence in education. Be ready. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start. Hello everyone. Today we are going to start Indian Penal Code, and in this particular lecture we are going to study about Introduction to Criminal Law. First, we really need to understand that there are basic two elements of criminal law. The first element is called as actus reus, or the action or conduct, and the second element which is involved in any criminal law is the mens rea, which is also known as mental element. Without any gratification or without any presence of any one element of in between these two, there cannot be any crime which can be constituted. Actus reus, which means action or conduct, or mens rea, which means mental element, is very essential to constitute a crime. So I hope this much is clear to you. Let me take you with some example to understand it far more better. जैसे कि अगर एक आप क्राइम कर रहे हो तो आपको उसमें एक मेंटल एलिमेंट की काफ़ी ज़रूरत होती है. मेंटल एलिमेंट जैसे मैं एक बात बता सकता हूँ आपको कि इंटेंशन या मोटिव होती है उसकी मीनिंग. जैसे आप एक समझ लो कि अगर आप कहीं किसी के घर से आप चोरी कर रहे हो या कहीं पे आप बैंक में अगर चोरी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक मोटिव या इंटेंशन जरूर होना चाहिए उस क्राइम को करने का. या तो आपका इकोनॉमिक कंडीशन आपका उस टाइम पे ठीक नहीं है, या तो आपको उस टाइम पे आपकी वो चोरी की एक हैबिट है, या फिर आपको एक इंटेंशन है कि चोरी करने से मैं बहुत जल्दी पैसे कमा सकता हूँ. तो यहाँ जो ये मेंटल एलिमेंट इन्वॉल्व है ये बहुत ही ज़रूरी होती है. और जो आपने चोरी की उसमें जो एक्शन या कंडक्ट आपने परफॉर्म किया वो एक्टस रियस कहते हैं. जब तक ये दोनों एलिमेंट से अगर कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग हो तब तक आपका चोरी या कोई भी क्राइम कंस्टिट्यूट नहीं हो सकता है. एक और एग्जांपल के देखते हैं इसमें. दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर एक माँ है, अगर वो अपने बच्चा उसका अगर भूखा है और वहाँ पे उसका जो बच्चा अगर भूखा है और उसने चोरी की, एक दूध का पैकेट की चोरी की किसी दुकान से, तो वहाँ पे उसका मोटिव या इंटेंशन है अपने बच्चे का पेट भरना, और उसका जो एक्शन और कंडक्ट है यहाँ पे भी चोरी का ही कंडक्ट या एक्शन है. अब इन दोनों केस में अगर डिफरेंस देखे तो एक ही डिफरेंस आपको कॉमन मिलेगा कि गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड. जो चोर अपने इकोनॉमिक कंडीशन के लिए चोरी कर रहा है, अगर उसके पास वैलिड रीजन है चोरी करने का तो वो उसका गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड नहीं है. लेकिन अगर उसके वैलिड स्टेटस नहीं है, उसका वैलिड अगर उसका रीजन नहीं है, तो वहाँ पे वो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है. पर यहाँ अगर माँ का एग्जांपल कंपेयर करें तो उस माँ के पास एक वैलिड रीजन है, क्योंकि उसको वो बच्चे को पेट भरना है और उसके पास कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है चोरी करने के अलावा. तो ये आप अच्छे से आई होप समझ चुके होंगे आप सभी. अब हम चलते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे विजिबल है, स्टेजेस ऑफ क्राइम. तो आपको एक लाइन लिखा होगा वहां पे कि अ क्राइम डज नॉट हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड अनलेस इट इज अ केस ऑफ रोड रेज और अ सडन ब्रॉल. ये आपको मैंने अभी समझा दिया कि क्राइम जो है वो अचानक से नहीं होता है, उसके पीछे एक मोटिव या इंटेंशन बहुत ही एसेंशियल पार्ट है उसकी. और हर एक क्राइम का ना एक 4 स्टेजेस से गुजरती है हर एक क्राइम, और ये 4 स्टेजेस भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगी. पहला स्टेज जो होता है क्राइम का वो इंटेंशन कहते हैं, जैसा कि वो आपका हाईलाइट किया हुआ है स्टेज पे. दूसरा है आपका है प्रिपरेशन, तीसरा है आपका अटेम्प्ट, चौथा है आपका कंप्लीशन. ये 4 स्टेज अगर आपका कंप्लीट होना तब आप कह सकते हो कि एक क्राइम कंस्टिट्यूट हुआ है. तो सबसे पहले इंटेंशन के बारे में पढ़ते हैं. इंटेंशन जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ये जो पहला स्टेज है, ऐसे भी मेंटल स्टेज कहते हैं इसको क्राइम का. यहाँ पे आपकी मेंटालिटी में क्या चल रही है, आप किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मोटिव है कि इंटेंशन क्या, रीजन है, ये सारा कुछ जो है इसमें बेसिकली यही प्रूव करता है कि आपके क्राइम का क्या मोटिव और रीजन होता है. तो जब तक ये ना हो ना आप आगे प्रिपरेशन के स्टेज पे बढ़ नहीं सकते हो. तो आपका एक इंटेंशन और उसके साथ गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड के साथ एक रीजन या मोटिव होना चाहिए, तब आप जाके प्रिपरेशन स्टेज पे बढ़ते हो. तो आई होप इतना जरूर क्लियर होगा. मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था कि एक माँ को दूध का पैकेट चुराना है एक बच्चे के लिए, तो वहां पे उसका जो मोटिव है वो उसका मोटिव है कि उसके बच्चे का पेट भरना है, इंटेंशन भी उसका वो है और उसका भी रीजन भी वही है. तो उसके बाद वो प्रिपरेशन स्टेज में आएगी कि प्रिपरेशन स्टेज में ये होता है कि उसको किस दुकान से चुराना है, उसके लिए क्या करना होगा, उसको कहाँ से उसका पैकेट रखता है, किस टाइम पे वो पैकेट रखाती है दूध की, ये सब प्रिपरेशन स्टेज में आएगी. तो अब बिना कुछ डिले के अब हम प्रिपरेशन स्टेज को एक बार डील करते हैं.
आपको आई होप इतने दूर तक समझ में आ रहा होगा। अब प्रिपरेशन स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। जो क्रिमिनल लॉ में प्रिपरेशन स्टेज जो होता है वो कभी भी पनिशेबल नहीं होता है। आईपीसी में आपको कहीं भी प्रिपरेशन स्टेज पनिशेबल नहीं होगा। प्रिपरेशन जिसमें आपका जरूरी है कि क्राइम कैसे कंस्टिट्यूट हो रहा है, उसका सारा प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन स्टेज में बेसिकली 4 एक्सेप्शन होते हैं, वो एक्सेप्शन को डील कर लेते हैं, वरना प्रिपरेशन स्टेज कभी भी पनिशेबल नहीं है आईपीसी में। लेकिन ये 4 एक्सेप्शन को छोड़ के आपकी स्क्रीन पे होगा विजिबल 4 एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन है कि प्रिपरेशन फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर आप स्टेट के खिलाफ वेपन उठाते हो या स्टेट के खिलाफ अगर वॉर क्रिएट करते हो या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करते हो कोई 2 कंट्रीज के बीच में, तो यहाँ पे आपने जो प्रिपरेशन की है उसको करने के लिए वो पनिशेबल है आईपीसी में। आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपने टिफिन बॉम्ब बनाया अपने घर में और आपका अगर क्रिमिनल गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड और आपका रीजन ऐसा भरा गया है, जो भी वो बहुत सारे रीजन होते हैं अलग अलग तरीके के, कि आपको जाकर के ये पार्टिकुलर धर्म के लोगों के पास ये जाकर के ये बॉम्ब को एक्सप्लोड करना है, तो वहां पे आप वॉर क्रिएट कर रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। तो यहाँ पे जो आपका प्रिपरेशन अगर इनिशियल स्टेज में आप पकड़े जाते हो तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं प्रिपरेशन जो है पनिशेबल नहीं है आईपीसी में, तो आप मुझे कैसे गिरफ्तार कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेप्शन है प्रिपरेशन का। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरे एक्सेप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा एक्सेप्शन जैसे कि विजिबल है स्क्रीन पे कि प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी। जैसे कि प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी, डेकोइटी का मीनिंग होता है कि आप किसी के घर में डाका या कहीं पे डाका डालना। अब मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ डेकोइटी और चोरी के बीच में। थेफ्ट और डेकोइटी में एक ही डिफरेंस होता है कि थेफ्ट एक इंडिविजुअल कंडक्ट कर सकता है, लेकिन डेकोइटी जहां पे दूसरे फेज में आती है डेकोइटी, वहां पे डेकोइटी के लिए 2 या 2 से ज्यादा पर्सन की बहुत ही जरूरत होती है। तो डेकोइटी हमेशा ग्रुप में होता है, उसके लिए कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 होता है कॉमन इंटेंशन का आईपीसी में, क्योंकि कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है कि आप सबके पास एक कॉमन मोटिव होना चाहिए कि हमें यहाँ पे डाका डालने का एक मोटिव है हमारा, कि पैसे का मोटिव है, हमें मॉनेटरी बेनिफिट होगी यहाँ से। तो यहाँ का जो आप प्रिपरेशन करते हो, आप 4 लोग या 5 लोग या जितने भी पर्सन इन्वॉल्व है डेकोइटी में, वो सब जो प्रिपरेशन के स्टेज में अगर पकड़े जाते हैं तो वो पनिशेबल है आईपीसी में। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं तीसरे एक्सेप्शन की ओर, प्रिपरेशन फॉर काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन और गवर्नमेंट स्टैंप। एज द नेम सजेस्ट, काउंटर फिटिंग का मतलब होता है कि लार्ज स्केल पे किसी चीज को बनाना, काउंटर फिट करना, उसको मतलब डुप्लीकेट करना। अगर आप सिक्के बना रहे हो, 1 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, बहुत लार्ज स्केल पे, और वो ना ऑफिशियल आपका मिंट से नहीं बना हुआ सिक्का है, गवर्नमेंट का स्टैंप नहीं लगा हुआ है उस पर, गवर्नमेंट का वो सीलिंग वाला सिक्का नहीं है, और आप उसको बहुत लार्ज स्केल पे क्रिएट कर रहे हो, तो वहां पे आपका जो प्रिपरेशन, जो आपकी मशीन जब्त हो गई या आपका प्रोसेस जब्त हो गया, तो आपको पनिशेबल हो गया आईपीसी में। और सेम रीजन गवर्नमेंट स्टैंप के लिए भी आता है। गवर्नमेंट स्टैंप भी अगर आपका मान लो कहीं से मिलता है, तो अगर जो गवर्नमेंट स्टैंप जो आप देखते हो 500 के नोट पे बना मिलता है या 1000 रुपए के नोट पे बना मिलता है, ये सारे जो भी गवर्नमेंट स्टैंप है वो अगर आप लार्ज स्केल पे बना रहे हो तो वो जो भी है वो आपका जो है वो पनिशेबल है आईपीसी में, अगर आप उसको फॉर्ज कर रहे हो तो। अब चौथा एक्सेप्शन ये है कि पोजेसिंग काउंटर फिटिंग कॉइन्स, ये तो आपको समझा दिया, ये इसमें भी आता है। और फॉल्स वेट एक इसमें एक्सेप्शन एक इंक्लूड किया गया है। फॉल्स वेट का मतलब है कि 500 ग्राम के, 1 किलो के, 2 किलो के, 3 किलो के आप फॉल्स वेट बना रहे हो और उसका यूज करके आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसको आप क्रिमिनल लॉ के अंदर पनिशेबल हो, और प्रिपरेशन वहां पे आप कर रहे हो इस चीज को बनाने का अगर वेट, तो आप पनिशेबल हो आईपीसी में। इस पे और आगे लिखा हुआ है कि मेजर्स का मतलब हो गया कि आप जैसे कि स्टैंडर्ड मेजर्स का यूज नहीं कर रहे हो। 1 मीटर की जगह आप 1.5 मीटर का कुछ भी आप स्केल बना रहे हो, जो कि आपका जो है वो IUCN से आपका एस्टैब्लिश नहीं है, या फिर कोई भी इंटरनेशनल बॉडी उसको मानती नहीं है, आप उसको बना रहे हो स्केल्स को और उसको लार्ज स्केल पे यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल है। या फॉर्ज डॉक्यूमेंट, जैसा नेम सजेस्ट करता है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट, जैसे CBSE का आप स्टैम्प बना रहे हो और उसको स्टैम्प बना के आप फॉर्ज, अगर आप 10th का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट वगैरह बना रहे हो, तो यहाँ पे आपका पनिशेबल है प्रिपरेशन भी। अब चलते हैं हम अटेम्प्ट की ओर। अटेम्प्ट जो होता है ना, जब आपका मान लो इंटेंशन, आपको एक कॉमन इंटेंशन मिल गया, मान लो A और B है कोई पर्सन, और A के पास अब कॉमन इंटेंशन मिल गया कि B को अब मर्डर करना है, तो उसके बाद वो प्रिपरेशन स्टेज में जाएगा, नाइफ खरीदेगा, सर्जिकल मास्क खरीद सकता है, सर्जिकल टूल्स वगैरह जैसे ग्लव्स खरीद सकता है। और उसके बाद जब वो प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया उसने, और प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो अटेम्प्ट में जाता है,
तो अटेम्प्ट में उसको 3 एसेंशियल कंडीशन जो है वो फुलफिल करना चाहिए। ए को बी को कंस्टिट्यूट करने के लिए कोई भी क्रिमिनल लॉ के अंडर उसको 3 एसेंशियल कंडीशन के तौर पे गुजरना पड़ता है अटेम्प्ट में। पहला कंडीशन जो है आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, अ गिल्टी इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस। दूसरा इंटेंशन जो होता है वो है सम एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। और तीसरा है द एक्ट मस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ द कंप्लीटेड ऑफेंस। अब इसको समझते हैं। पहला जो स्क्रीन पे विजुअल है उसका मतलब है गिल्टी इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस। अभी तक हम वही डिस्कस करें कि इंटेंशन होना चाहिए उसके पर्सन का। दूसरा ये होना चाहिए कि वो जो कमिट कर रहा है ना ऑफेंस, उसमें कमीशन कंप्लीट होना चाहिए, मतलब वो एक्ट कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरा ये होना चाहिए कि वो जब कंप्लीटेड ऑफेंस जो है ना वो छोटा ना पड़ जाए, मतलब वो बीच के प्रोसेस में कहीं ना रुक जाए, ठीक है, बीच के कहीं प्रोसेस में शॉर्ट ना पड़ जाए। वो कंप्लीट अटेम्प्ट होना चाहिए, हाफ अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप मान लो कोई एसिड का बोतल कोई एक लड़का खरीद रहा है, सपोज कोई एक लड़का है वो एक एसिड का बोतल खरीद रहा है किसी लड़की पे फेंकने के लिए, वो एक क्राइम है आईपीसी के अंडर। लेकिन वो एसिड का बोतल रास्ते में ही गिर जाता है और उसका मन होता है वो देख करके कि नहीं मेरे को नहीं फेंकना चाहिए, ये एसिड का बोतल किसी की जिंदगी खराब हो जाएगी, उस टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट में उसने खरीद लिया है, तो वहां पे वो अगर वो गिरफ्तार होता है तो प्रिपरेशन मेड पनिशेबल हो सकता है, लेकिन अटेम्प्ट की ओर वो गिरफ्तार नहीं हो सकता है क्योंकि उसने अटेम्प्ट नहीं किया है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट स्टेज बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आसान है, कंप्लीशन होना चाहिए एक्ट का। मतलब ये सारे होने के बाद, ये जब फुलफिल होने के बाद कंप्लीशन होना चाहिए। अगर आपका कंप्लीशन नहीं हुआ, जैसे अभी डिस्कस किया हमने, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, फॉल शॉर्ट नहीं करना चाहिए, तब तक आप पे ट्रायल नहीं कमिट होगा, आप पे चार्जशीट नहीं बन सकती है। अगर इसका ये भी मीनिंग है कि अगर आप सपने में देख रहे हो कि मैं किसी का मर्डर कर रहा हूं तो वो आप नहीं पनिशेबल हो सकते जब तक वो एक्ट कंप्लीशन की ओर ना चला जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आई होप इतना विजिबल होगा, और बाकी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको जनरल एक्सप्लेनेशन का पहला सेक्शन समझा देता हूं और बाकी जनरल एक्सप्लेनेशन हम पार्ट 2 में करेंगे। सबसे पहला जनरल एक्सप्लेनेशन में है आपका गुड फेथ, ये सेक्शन 52 है आईपीसी का। और इसका मतलब ये होता है कि आपके अगर कोई आपको बहुत ही ज्यादा आपके विश्वास पात्र है और वो आपके साथ अगर कोई गुड फेथ में क्राइम करता है तो आप गुड फेथ का आप रीजन नहीं ले सकते हो। गुड फेथ का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा एक्ट जिसमें आपने अटेंशन या केयर नहीं दिया, मान लो आपसे गलती से हो गया, वो आप ना इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं ले सकते हो, आईपीसी में ऐसे बच नहीं सकते हो। सपोज मान लो कहीं पे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मुझे 14 तारीख को बिरयानी 1 किलो बिरयानी सर्व करना, मान लो 1 किलो बिरयानी सर्व करना 14 तारीख को किसी पार्टी में, और उसने वो गुड फेथ में उसका अपना एग्रीमेंट बनवा लिया, उस बंदे से पैसे भी ले लिए, और उस दिन वो बीमार पड़ गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट नहीं किया, तो यहाँ गुड फेथ का ये रीजन नहीं ले सकता ना कि वो उसको अटेंशन या ध्यान नहीं दिया मैंने इसलिए बिरयानी को डिलीवर नहीं किया। उसके लिए उसके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, तभी गुड फेथ वो ले सकता है उसका रीजन। ये नहीं कि ड्यू केयर और अटेंशन के कारण मैंने नहीं किया इसलिए मैं गुड फेथ का रीजन लेता हूँ सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी के तहत। और ये बिरयानी के लिए ये नहीं होता है कि ये आपका सिविल ऑफेंस के अंदर आएगा जो एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप इसको अगर ऐसे आप देख सको कि अगर बिरयानी में उसने सर्व नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगर कोई क्राइम है, इसी को क्राइम के अंदर कोई एग्जांपल ले लो तो आपको इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्राइम का कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो कि गुड फेथ में मैंने तो मार दिया, मैंने किसी को गुड फेथ में उसका सामान उठा लिया। सपोज किसी की वॉच रखी है, रोलेक्स की वॉच, आपका वॉच रखा है रोलेक्स का, और वो कोई आपका फ्रेंड उठा करके लेकर के चला गया, तो वो गुड फेथ में ये नहीं कह सकता है कि मुझे तो पता है कि मुझे वो दे सकता है वॉच, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने वॉच पहन के निकल गया, ऐसा वो नहीं कह सकता। यहाँ पे उसने क्राइम कॉन्स्टिट्यूट किए, उसने थेफ्ट किए। आई होप इतना लेक्चर क्लियर होगा। अब बाकी आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में, पार्ट 2 में हम पूरा डील करेंगे। आई होप इतना क्लियर हो। थैंक यू एवरीवन।